मैं विवेक एक बार फिर से आपका अपने वीडियो में स्वागत करते हैं। अगर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम जीके के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम पॉइंट अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, जिसमें बोला जा रहा है कि एवोगाद्रो का नियम निकालने में उपयोगी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन देखने को मिल रहा है, गैसों का अणु भार ज्ञात करने में, गैसों का अणु सूत्र स्थापित करने में, गैसों का आयतन ज्ञात करने में और अणु एवं परमाणु के बीच अंतर स्पष्ट करने में। आप बता सकते हैं कि इसका क्या करेक्ट आंसर देखने को मिल सकता है। नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि एवोगाद्रो के नियम की सहायता से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, तो आपको दिमाग में रखना है कि एवोगाद्रो के नियम की सहायता से हम गैसों का अणु भार ज्ञात कर सकते हैं, एवोगाद्रो के नियम की सहायता से हम गैसों का अणु सूत्र स्थापित कर सकते हैं, एवोगाद्रो के नियम की सहायता से हम गैसों का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं और एवोगाद्रो के नियम की सहायता से हम अणु और परमाणुओं के बीच अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें कि इसका क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो एवोगाद्रो के नियम की सहायता से चारों ऑप्शन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऐसे कि एवोगाद्रो का नियम क्या आपसे पूछा जाए तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। आइए हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या क्वेश्चन है और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें से पूछा जाए कि ग्रेफाइट में स्तरित जालक होता है तथा इसकी परतें जुड़ी रहती हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन देखने को मिला, विद्युत आबंधों द्वारा, सहसंयोजिक बंधों द्वारा, वांडर वाल बलों द्वारा और धातु के आबंधों द्वारा। आपको बताना ये है कि ग्रेफाइट में स्तरित जालक होता है तथा इसकी परतें किससे जुड़ी रहती हैं। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं कि ग्रेफाइट की परतें यदि पूछा जाए आपके कि किससे जुड़ी रहती हैं, तो आपको बताना होगा कि ग्रेफाइट की परतें वांडर वाल बलों द्वारा जुड़ी रहती है। यहाँ पे बात है ग्रेफाइट की, तो आइए हम देखते हैं कि ग्रेफाइट से और क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें यही पूछ सकता है कि ग्रेफाइट होता है जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है या सुचालक होता है। तो आपको बताना होगा कि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि यदि आपसे पूछे कि ग्रेफाइट का शेप कैसा देखने को मिलता है या संरचना कैसे देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि ग्रेफाइट की संरचना में षष्ठ फलकी देखने को मिलता है, जबकि हीरा का चतुष्फलकी देखने को मिलता है। तो ग्रेफाइट की संरचना कैसा देखने को मिलता है, तो आपको बताएंगे ग्रेफाइट की संरचना हमें षष्ठ फलकी देखने को मिलता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछे कि ग्रेफाइट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे कि ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। ग्रेफाइट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और ग्रेफाइट से जो जो क्वेश्चन बनेगा आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या क्वेश्चन और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें से पूछा जा रहा है कि डीएनए में प्यूरिन क्षार है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एडेनिन व साइटोसिन, एडेनिन व गुआनिन, साइटोसिन व थायमिन, एडेनिन व थायमिन। आपको बताना ये है कि डीएनए में प्यूरिन क्षार के रूप में हमें क्या देखने को मिलता है। आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी डीएनए की और उसमें पूछा जाए कि प्यूरिन क्षार के रूप में हमें क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि डीएनए में प्यूरिन क्षार के रूप में हमें एडेनिन व गुआनिन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिलता है, या ऐसे कहें कि डीएनए में हमें प्यूरिन क्षार के रूप में एडेनिन व गुआनिन देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिला। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें से पूछा जा रहा है कि एंट अमीबा जिंजिविलिस कहाँ पाया जाता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन देखने को मिला है, आंत में, क्लोन में, पैरिया के पस पैकेट में और आंत और क्लोन में। आप बता सकते हैं कि एंट अमीबा जिंजिविलिस कहाँ पाया जा सकता है। नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी एंट अमीबा जिंजिविलिस की और पूछा जाएगा ये कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना होगा कि एंट अमीबा जिंजिविलिस पैरिया के पस पैकेट में पाया जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मुंह से दुर्गंध किसकी वजह से आता है, तो आपको बताना होगा कि मुंह से दुर्गंध एंट अमीबा जिंजिविलिस के कारण ही आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिला, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिला। या मैं से पूछे कि एंट अमीबा जिंजिविलिस कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना होगा कि एंट अमीबा जिंजिविलिस पैरिया के पस पैकेट में पाया जाता है और इसी की वजह से मुंह से दुर्गंध आता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें से पूछा जा रहा है कि खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, चंदेल वंश, मुगल वंश, हूण वंश और सुंग वंश। आपको बताना ये है कि खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं कि जब भी आपसे पूछा जाए कि खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है, तो आपको बताना होगा कि खजुराहो का स्मारक समूह चंदेल वंश से संबंधित है। यहाँ पे बात है चंदेल वंश की, तो हम आपसे पूछे कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं कि चंदेल वंश का संस्थापक हमें नन्नुक देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात है खजुराहो की, तो हम आपसे पूछे कि खजुराहो के स्मारक समूह में टोटल कितने मंदिर देखने को मिलते हैं। आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं कि याद रखना है आपको, खजुराहो के स्मारक समूह में टोटल हमें 85 मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन में ये देखने को मिल सकता है कि हमसे पूछ सकते हैं कि खजुराहो के स्मारक समूह में जो मंदिरें हमें देखने को मिलती है वो किस शैली पे बनी है, तो आपको बताना होगा कि नागर शैली पे देखने को मिलती है। आपको एक और बात याद रखना कि उत्तर भारत में जितने हमें मंदिरें देखने को मिलती है, जैसे कि राम मंदिर भी है, वो सभी के सभी नागर शैली पे देखने को मिलती है। यहाँ
से एक और क्वेश्चन हमें ये देखने को मिल सकता है कि हमसे यदि पूछ दे कि जो हमें खजुराहो में मंदिर देखने को मिलते हैं वो किस धर्म से संबंधित है, तो आपको बताना होगा कि खजुराहो में जो हमें मंदिर देखने को मिलते हैं वो हिंदू धर्म और संबंधित देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि खजुराहो रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या क्वेश्चन और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि अशोक महान किस वंश के शासक थे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है कुषाण, मुगल, मौर्य और नंद। आपको बताना ये है कि अशोक महान किस वंश के शासक थे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, जिसमें से पूछा जा रहा है कि अशोक महान किस वंश के शासक थे। आप बता सकते हैं, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला आर्यभट्ट, वेद भटनागर, विष्णुदेवता मापी और भास्कराचार्य। आपको बताना ये है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाला समय की गणना करने वाला प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन था, बता सकते हैं। नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं, जब भी आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाला प्रथम भारतीय जब पूछा जाए भूगोल शास्त्री, तो आपको बताना होगा कि भास्कराचार्य देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी देखने को मिलेगा। या ऐसे कहें कि जब पूछा जाए कि वह कौन प्रथम भारतीय हैं जो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाला समय की गणना किया था, तो आपको बताना होगा भास्कराचार्य। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है धर्मपाल, गोपाल, मेदेवपाल और महिपाल। आपको बताना ये है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी। आप बता सकते हैं। नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं, जब भी आपसे पूछा जाए कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी, तो आपको बताना होगा कि धर्मपाल ने की थी। यहाँ पे बात है विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय की। आइए देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। यदि आपसे पूछे कि विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो आपको बताना है कि 8वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन में पूछता है कि विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने किया था, ऐसे कहें कि नष्ट किसने किया था, तो आपको बताना है कि 12वीं शताब्दी में, किसमें 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। यहाँ पे नाम आया है बख्तियार खिलजी से, तो बख्तियार खिलजी से एक और विद्यालय को नष्ट करने का श्रेय जाता है। वो कौन सा जाता है, तो आपको बताना होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को कौन नष्ट किया था, तो आपको बताना होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था। अब बात है नालंदा विश्वविद्यालय की, तो नालंदा विश्वविद्यालय कब बना था, तो आपको बताना होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में बना था। और नालंदा विश्वविद्यालय को कौन बनाया था, तो आपको बताना होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनाया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और यहाँ से अक्सर में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सबसे पहले पूछे कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ, तो आपको बताना होगा 8वीं शताब्दी में हुआ। किसने किया, तो आपको बताना होगा धर्मपाल ने किया। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया, तो आपको बताना होगा बख्तियार खिलजी ने किया। कब किया, तो आपको बताना होगा 12वीं शताब्दी में। यहाँ पे बात है नालंदा विश्वविद्यालय की, तो नालंदा विश्वविद्यालय कब बना, तो आपको बताना होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में बना। किसने बनाया, तो आपको बताना कुमारगुप्त ने। और कब नष्ट हुआ, तो आपको बताना होगा कि बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में नष्ट किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला हैदराबाद, नैनीताल, सोलन और देहरादून। आपको बताना ये है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बता सकते हैं। नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी वन अनुसंधान संस्थान गीत, यहाँ से 1-2 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट देखना है कि कब बना था, तो आपको बताना होगा कि 1906 में बना था। कहाँ बना था, या ऐसे कहीं कि कहाँ स्थित है, तो आपको बताना होगा कि देहरादून में स्थित देखने को मिलता है। क्या यदि आपसे पूछे कि वन अनुसंधान संस्थान कब बना, तो आपको बताना 1906 में। और कहाँ स्थित है, आपको बताना होगा देहरादून में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिला, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन डी देखने को मिला। आइए हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। यहाँ हमारे पास ऑप्शन दे रखा है मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु। आपको बताना ये है कि लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। आप बता सकते हैं। नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो आपको दिमाग में रखना है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। यदि हम आपसे पूछे कि कन्नड़ भाषा कहाँ के लोग बोलते हैं, तो आपको बताना होगा कन्नड़ भाषा कर्नाटक के लोग बोलते हैं। यदि हम आपसे पूछे कि तमिल भाषा कहाँ के लोग बोलते हैं, तो आपको बताना होगा कि तमिल भाषा दक्षिण भारत के लोग बोलते हैं। यदि हम आपसे पूछे कि तेलुगु भाषा कहाँ के लोग बोलते हैं, तो आपको बताना होगा कि तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश के लोग बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
यदि आपसे पूछे कि लक्षद्वीप का भाषा कौन सी है तो आपको बताना होगा मलयालम। यदि हम आपसे पूछे कि कर्नाटक की भाषा क्या है तो आपको बताना होगा कन्नड़। यदि हम आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की भाषा क्या देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा तमिल। यदि हम आपसे पूछे कि आंध्र प्रदेश की भाषा क्या देखने को मिलती है तो आपको बताना होगा तेलुगु। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला भाग 9, भाग 6, भाग 3, भाग 4। आपको बताना ये कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलता है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हाँ आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है तो आपको बताना होगा कि भाग 9 में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे बात है पंचायती राज व्यवस्था की, तो आइए देखते हैं यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सबसे पहला पॉइंट हमें ये देखने को मिल सकता है कि यदि आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले सिफारिश किसने किया था तो आपको बताना होगा बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था। दूसरा क्वेश्चन हमें ये देखने को मिल सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू कहाँ पे हुआ था तो आपको बताना होगा कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले, एक डेट याद रखना, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगढ़ जिले में लागू होता। तीसरा यहाँ से क्वेश्चन में ये पूछ सकता है हमसे, यहाँ से तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो यहाँ से भी एक संविधान संशोधन याद रखना है। कौन सा? तो 73वां संविधान संशोधन। हम आपसे पूछे कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ तो आपको बताना होगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ और इसमें पंचायती राज व्यवस्था को दर्जा प्राप्त हुआ और इसको भाग 9 में जोड़ा गया। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक लागू कब किया गया था तो आपको बताना होगा 24 अप्रैल 1993 को हम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से लागू किए थे। ठीक है, तो 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो जो क्वेश्चन हमने बताया आपको दिमाग में गया होगा और इससे जो जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देखने को मिलेगा आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या क्वेश्चन है और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जाए कि न्यूमेरिक किसका अध्ययन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर देखने को मिलेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि सेबी से तात्पर्य है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेबी का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि सेबी का फुल फॉर्म हमें देखने को मिलता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये रहा आज का टोटल 16 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 16 क्वेश्चन मैंने आपको बताया यदि आप इसको अच्छे से देखे होंगे तो यहाँ से जो जो पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।